नमस्कार, किसान समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने 2022-23 में अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर खरीदा 520 लाख टन से अधिक चावल। खाद्य मंत्रालय ने कहा, चावल खरीद अभियान से करीब 1.13 करोड़ किसानों को पहुंचा फायदा। केंद्र सरकार ने 626 लाख टन चावल खरीदने का रखा है लक्ष्य। अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में की गई आयोजित। अटल भूजल योजना 2025 के बाद 2 और वर्षों के लिए जारी रखने का किया गया फैसला। राज्यों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए नवीन सिंचाई प्रौद्योगिकियों को सामने लाने पर दिया गया जोर। तेलंगाना में ई-नाम पोर्टल का उपयोग करने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही है संख्या। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ गई हैं 57 कृषि मंडियां। इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार से किसानों को मिल रहा है बेहतर दाम। किसानों ने कहा, ई-नाम से छोटे और सीमांत किसानों को हुआ है फायदा। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के 10 वन मंडलों में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की दी अनुमति। राज्य सरकार ने कहा, खैर के पेड़ के कटान से किसानों को होगा लाभ। वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान के लिए कार्य योजना तैयार। प्रतिवर्ष 16,500 वृक्षों का कटान किया गया है निर्धारित। तो शुरुआत करते हैं, विस्तार से देखते हैं खबरों को। 626 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य। खरीफ विपणन 2022-23 चावल का उत्पादन 1308.37 LMT। चावल के खरीद का अनुमान 626.06 LMT। खरीदे गए चावल की मात्रा 520.63 लाख मीट्रिक टन है। खरीफ विपणन 2022-23 में कई करोड़ रुपए के एमएसपी का भुगतान किया गया। एमएसपी पर खरीद से 1,12,96,159 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। आईएफसी राज्यों की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर धान की खरीद करती है। धान की खरीद का काम मुख्य रूप से राज्य सरकारें और उसकी एजेंसियां करती हैं। रबी खरीफ फसल की कटाई होने से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर एमएसपी की घोषणा की जाती है। विभिन्न कृषि आदानों की लागत एवं किसानों की उपज का सही मार्जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए एमएसपी का विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया जाता है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण विनिर्देशों एवं खरीद प्रणाली की जानकारी प्रदान की जाती है। खरीद केंद्रों को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। किसानों की सुविधा, भंडारण एवं परिवहन जैसी सुविधा के लिए क्रय केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। वन नेशन वन एमएसपी डीबीटी के माध्यम से पूरे देश में 2021-22 से लागू किया गया। इससे किसानों को सीधे भारत सरकार द्वारा घोषित की गई एमएसपी प्राप्त होती है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। डीबीटी के माध्यम से अब भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में जा रहा है। एमएसपी का वितरण करने में डीबीटी अपने साथ जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं ईमानदारी लेकर आया है। और अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के सचिव ने की। अटल भूजल योजना अप्रैल 2020 से 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 229 प्रशासनिक विकास खंडों, तालुकों की
8,220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायतों में 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। समिति ने योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की और राज्यों को जल सुरक्षा योजनाओं सहित सभी गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। समिति ने कहा कि शुरुआती 2 वर्ष के दौरान कोविड के कारण योजना के कार्यान्वयन अधिक लाभ मिलेगा। प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहगढ़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान का कार्य योजना तैयार कर ली गई है और इन वन मंडलों में प्रतिवर्ष 16,500 वृक्षों का कटान निर्धारित किया गया है। खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि राज्य के निचले क्षेत्रों में खैर के पेड़ों को व्यावसायिक रूप से उत्पादित करने से राज्य के राजस्व में और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश के नाहन, पावंटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा वन मंडलों के लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रमोद कुमार मैरदा ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया गया है। ये फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए खेतों की सूचना, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी और कृषि तकनीक, उद्योग और स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन जैसी प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण विभिन्न कृषि मौसमों के दौरान देश में बोई जाने वाली फसलों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य किसान और उसकी बोई गई फसल के आंकड़ों के बारे में एक सत्यापित स्रोत तैयार करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान चला रहा है, जो 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। समर्थ अभियान का बड़ा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अभियान का आगाज करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात की प्रशंसा की कि स्वयं सहायता समूहों का जो एनपीए 2013 में 9.58% था, वो अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घटकर 2% से नीचे आ गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीसी सखियों द्वारा 5,57,00,000 लेन देन करके जो डिजिटल परिवर्तन लाया गया है, ये 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, वो प्रयागराज की धरती से प्रारंभ किया था, आज वो एक नए स्वरूप में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अगर हमें भ्रष्टाचार पर प्रहार सचमुच करना है तो हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना ही होगा, तकनीक का उपयोग करना ही होगा और तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर तो प्रहार है ही, बल्कि एक गरीब को मिलने वाली शासन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गिरिराज सिंह जी के। वे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहां से जाने के बाद 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब तक मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम देख लें तो लगभग 54.5 लाख गरीबों को एक आवास की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बीसी सखियों को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए उन्हें बधाई दी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि घर घर टोटी से पानी पहुंचे, तो गांव का सरपंच सबसे पानी का बिल नहीं ले सकता है। यदि ये भी काम हम सखी को दे दें, दीदी को दे दें,
तो स्वाभाविक रूप से बिल भी होगा और बहनें उसमें समायोजन भी होगा। जैसे हमने नेट बनाया, ऐसी जल सखी बना करके हम महिलाओं को आगे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शुक्रवार के दिन अरहर के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, यानी कुछ मंडियों में इसके भाव गिरे तो कुछ में तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा 200 रुपए की गिरावट गुजरात की जंबूसर मंडी में आई। यहां 25 मई को अरहर का भाव 8,000 रुपए था, जो 26 मई को 7,800 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 189 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 25 मई को अरहर का भाव 8,491 रुपए था, जो 26 मई को 8,302 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात के राजकोट मंडी में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 25 मई को अरहर का भाव 8,100 रुपए था। 26 मई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8,150 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी तेजी देखी गई। 25 मई को यहाँ अरहर का भाव था 4,545 रुपए। 26 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव हो गया 4,550 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो शुक्रवार को अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए। चौबेपुर मंडी में 7,780 रुपए, इटावा मंडी में 7,610 रुपए और मिर्जापुर मंडी में 6,875 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। वहीं शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में 25 मई को मक्का का भाव 1,920 रुपए था। 26 मई को इसके सौदे 180 रुपए मजबूत होकर 2,100 रुपए क्विंटल पर हुए। गुजरात के जंबूसर मंडी में 25 मई को मक्का का भाव 2,000 रुपए रहा। 26 मई को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 मई को देसी लाल मक्का 2,360 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 25 मई को पीली मक्का का भाव 2,150 रुपए रहा। 26 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी रही और भाव 2,140 रुपए क्विंटल रह गया। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे अपनी खेती का रखें ख्याल, आइए देखते हैं। केरल के ऊपरी इलाकों में इस समय किसान काली मिर्च की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में धान को कीटों से बचाएं। दक्षिणी केरल में इस समय मिर्च में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें।
वहीं कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक में तैयार तरबूज की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही धान की कटाई के लिए भी ये उपयुक्त समय है। तटीय कर्नाटक में ही इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए भिंडी में सिंचाई करें, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान अगेती मूंगफली की खुदाई और ज्वार की कटाई कर लें। यहीं इस समय पत्ता गोभी को कीट से बचाएं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अरेगा कॉफी बीन्स की तुड़ाई जारी रखें। इसके बाद बीन्स को उसकी मानक नमी की मात्रा तक सुखाएं और किसी सुरक्षित जगह पर भंडारण करें। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और कुर्नूल जिले के किसान मूंगफली की खुदाई जारी रखें। यहाँ के गुंटूर जिले में अरहर और उड़द की कटाई करें। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापत्तनम जिले की बात करें तो यहाँ सुनिश्चित सिंचाई के साथ गन्ने की रोपाई के अलावा मूंग और बाजरे की बुआई जारी रखें। पश्चिम गोदावरी जिले में 10 दिनों के अंतराल पर नारियल के पेड़ों को सिंचाई प्रदान करें। अनंतपुर जिले के किसान मक्का, रागी और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब देखते हैं कुछ और खास खबर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में विकसित भारत के रोड मैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका है बैठक की थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर 3 सत्रों में चर्चा। अपने संबोधन में सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रोड, रेलवे, टेलीकॉम और एयरपोर्ट समेत कई क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। आज लोगों तक उनका हक सीधे पहुंच रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट की गई नई संसद भवन के वीडियो को रीट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सेंगोल का विरोध करने वालों को साल 1947 में अमेरिका की टाइम पत्रिका में प्रकाशित लेख को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को आत्मावलोकन करना चाहिए। तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि सेंगोल को संग्रहालय में वॉकिंग स्टिक के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की घोषणा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का अंतिम दिन। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया। एनआईए और एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में चल रही जांच के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली में दर्ज एक एफआईआर के कारण जबलपुर पहुंची एनआईए की टीम ने 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देश के हर कोने में गरीबी, लाचारी, अन्याय